हेलो एवरीवन। आज हम सब जैक बोर्ड का मॉडल प्रश्न पेपर फर्स्ट सेट को सोल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो हमें बोला गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पे सपोज करें एक कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इस आर डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो हम सब देख पा रहे हैं जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो आर को अगर बढ़ाएंगे तो भी घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, बी नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फीयर are separated at a distance d, exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। तो हमें बोला गया है कि सपोज करें कि दो स्फीयर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और इसमें इनिशियल चार्ज q है। तो अभी इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है कि q1 q2, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, ठीक। अब फिर हमें क्या बोला गया, अगर इस चार्ज को डबल कर देते हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं तो फिर नया फोर्स क्या होगा। तो ये फोर्स होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4q² डिवाइडेड बाई 2d का स्क्वायर कितना होगा 4d स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आंसर फिर से कितना आ रहा है, वही आ रहा है F के बराबर ही, के q² बाई डी स्क्वायर। तो फोर्स वही हो जा रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है फोर्स में। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, एफ। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। 4 नंबर, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। तो बोला जा रहा है कि एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें ये यही पॉजिटिवली चार्ज रोड किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाए तो इसे भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कब हो पाया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन कम होता है तब वो चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से के सामने लाएंगे तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेके खुद भी न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग इसे इंडक्शन के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें, चार्ज इंडक्शन के थ्रू भी डेवलप होता है, तो इसके चलते अट्रैक्ट होगा। तो अगर न्यूट्रल बॉडी रहेगा तो भी अट्रैक्ट कर सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिव रहेगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, ठीक है। आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। 5th नंबर है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो, फिजिक्स का सवाल हो, केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का हो, सबका मिलने वाला है जवाब। बस आपको करना क्या है, सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है एड टू कॉन्टैक्ट में जा करके। फिर आपको कोई भी सवाल हो दोस्तों, आपको सिंपली फ़ोटो खींचना है सवाल का, फिर क्रॉप करना है और फिर आपको सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल 6 टू 12th लेवल का हो, IIT JEE मेन एडवांस नीट CBSE बोर्ड और अलग स्टेट बोर्ड का हो, तो देर किस बात की, फटाफट इस नंबर को सेव कीजिए डाउटनेट से और उससे आपको सॉल्यूशन प्राप्त। हमें बोल रहा है कि अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कैपेसिटर में कोई एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसका जो इनिशियल वाला कैपेसिटेंस था उससे के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग पुटअप करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है
K टाइम्स, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो हम लोग जो V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं ना, यह तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, सपोज करें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है, तो फिर जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज करेगा। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो ये वाला जो लो है V इक्वल टू आई आर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब ओम्स लॉ वैलिड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है, द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। तो डायोड इसका एक एग्जाम्पल है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे 8 नंबर है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किसके बेसिस पे काम करता है, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और इसका जो सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी। 9th नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। 10th क्लास से सब पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू एन ही होता है, 1 कूलम चार्ज में निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n निकालना है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा। Q गिवन है 1 कूलम, और E क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। इस कचड़ा को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, ए नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 10, ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian surface, spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be। तो हम लोग सबको पता है कि आप सब पढ़े होंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या आता है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यानी कि E डॉट ds, ये होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डिपेंड क्या कर रहा है, इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्फीयर छोटा रखें या स्फीयर बड़ा रखें, इसमें चार्ज जितना इनक्लोज रहेगा वही रहेगा ना, तो रेडियस को बड़ा करने या छोटा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे नंबरिकल में थोड़ा ऑप्शन देने में थोड़ा गड़बड़ किया है, ध्यान से देखें, यहाँ बी और सी दोनों है, लेकिन ये सी नंबर है, ठीक है। रिमेन अनचेंज, अगर हम लोग रेडियस को बड़ा करेंगे फिर भी फ्लक्स वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। 11th नंबर, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। तो कॉपर रॉड है और एक थिन वायर है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग लेंथ, एरिया को अगर हम लोग कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, बी होगा, ज़्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस। 12th नंबर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। एक्चुअली में इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कोस थीटा साथ में लिख सकते हो आप, E A कोस थीटा, लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए इस कोस थीटा की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, V बाई आर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ देर पहले अभी ऑप्शन में देखे थे, इज इक्वल टू dV बाई डी आर था, यानी कि V बाई आर, तो यानी कि पोटेंशियल है और नीचे क्या है, डिस्टेंस है, उसको मीटर लिख सकते हैं, इनटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट मीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर। A wire P is half the diameter and half the length of a wire Q of similar material. The ratio of resistance P to that of Q। तो हमें बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक, जिसका डायमीटर, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो बोल रहा है पहले कि जो डायमीटर है उसको आधा कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई, आर कितना हो जाएगा, क्योंकि
डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा और उसका भी आधा, यानी कि 1/, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू आर होगा। ठीक है, एरिया। और लेंथ को कितना करने बोल रहा है, लेंथ को हाफ करने के लिए बोल रहा है। जब इसका वैल्यू पुटअप करेंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस है ना, वो 8 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए आएगा। ठीक है, और नीचे 2 भी है, तो सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, 8 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 होगा ना, तो 2 से कैंसिल होकर 8 हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है तो कितना होगा, 8:1 होगा। ठीक है, बी नंबर होगा यहाँ पे। आप लोग इसे एक बार सॉल्व करके देखना, खुद से आंसर वही आएगा। सबसे पहले लेंथ को हाफ करने बोला है, तो लेंथ को हाफ करेंगे और डायमीटर को भी आधा करने बोला है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की जगह में 1/4 टाइम्स ऑफ हो गया आर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 1/16 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ रो एल बाई, और रेशियो निकालेंगे तो 8:1 आएगा, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जिसको अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो ऐसा सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, तो इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन एक तरह का सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एन इलेक्ट्रॉन इंटर परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो हमें बोला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करें कि इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, अंदर अंदर की ओर। अब अगर इसमें एक चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग मूव कराते हैं, ठीक है, वी वेलोसिटी से, तो परपेंडिकुलर फ्लो करा रहे हैं, यानी कि थीटा जो है, थीटा 90 डिग्री है। ठीक, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है। मैग्नेटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, जो कि साइन थीटा 1 हो गया 90 डिग्री के कारण, तो ये फोर्स काम करेगा। और जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, अगर V क्रॉस B निकालें, ठीक है, V क्रॉस B निकालें, तो हम लोग देख पाएंगे कि ये जो सर्कल है, एक मिनट, तो जब एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग मूव कराते हैं v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है v के, तो अगर हम लोग, आप सब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, तो फोर्स जो है वो ऐसा लगता है कि वो पार्टिकल एक सर्कल में मूव करे। ऐसा तब होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होगा तब आंसर स्पाइरल होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी परपेंडिकुलर बोला गया इसीलिए पाथ सर्कुलर होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, हाँ 15 का आंसर होगा सर्कुलर पाथ, क्योंकि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। 16 नंबर है, इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, then। तो हमें बोल रहा है कि एक डाइपोल है, यानी कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ समझ कर सकते हैं 12 है, मान लेते हैं 12। तो इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे, सपोज करें इस पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है के इंटू 2p बाई आर का क्यूब। ठीक है, जिसमें कि पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और अगर इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है के और पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सियल पॉइंट वाला है और ये इक्विटोरियल पॉइंट वाला है, तो जो इक्विटोरियल पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट का आधा है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो इक्विटोरियल एक्सियल पॉइंट है वो इक्विटोरियल का आधा है। ठीक है, तो फिर ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन है ये जो इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल का डबल है। ठीक है, 17 नंबर, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल
अट्रैक्ट और रिपेल और क्या करेगा। तो सपोज करें ये दो वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, इधर I1 फ्लो कर रहा है, इधर I2 फ्लो कर रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि करंट सेम डायरेक्शन में, करंट सेम डायरेक्शन में तो क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ए नंबर होगा। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी, क्या होता है इसमें, फैराड होता है। ठीक है, सबको पता है Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, ये एक बड़ा यूनिट है, इसको छोटा में मापते हैं तो माइक्रो फैराड, मिली फैराड, ये सब में मापते हैं। आप तो इसे पढ़े होंगे बुक में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है, ये। तो जो लाइन है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसी क्लोज लूप के अलोंग, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जितना करंट इनक्लोज हुआ। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसमें। 20 नंबर है, ए चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field B such that velocity is perpendicular to B, then the force acting on the charge is, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है Q इंटू V क्रॉस B, होता है ना। अब 90 डिग्री बोला है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बोल दिया ना, तो क्या होगा Q V B साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा होता है। अब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो Q V B हो जाएगा। ठीक है, फोर्स, तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट फोर्स, तो लॉरेंट फोर्स किसको बोलते हैं, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग जाए और मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाए तब बोलते हैं उसको लॉरेंट फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ E, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये है ये वाला ऑप्शन, सी नंबर। आप देख पा रहे होगे सी नंबर, सी में क्या है, QE, अगर Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, यही लॉरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सी में मिल रहा है। 22 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो ये मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, इक्वेटर किसको बोलते हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है इस तरह से, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये होता है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ये होता है इक्वेटर। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे तो एंगल 0 बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, एंगल ऑफ डिप 0 होगा इक्वेटर पे, तो ऑप्शन ए। 23rd नंबर, what is the angle of dip at a place where the horizontal component of earth magnetic field is equal to the vertical component, बोल रहा है यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो दोनों इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि tan I क्या होता है, ये होता है BV/BH। अब दोनों सेम है तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब tan I हमारा 1 कब आता है, जब I हमारा होगा 45 डिग्री। I क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी। 24 नंबर, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनसाइड ए बार मैग्नेट, तो अगर ये सपोज करें ये एक बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है बाहर की ओर वो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ठीक है, लेकिन मैग्नेट का अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, डी नंबर 24 का डी। 25, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ आर, देखिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है और
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। इन तीनों को ही एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थ का 3 एलिमेंट होता है, अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट 3 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। और वो 3 क्वांटिटी कौन कौन है? तो वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। यही तीनों के हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उसका मैग्नीट्यूड किधर है। 26 नंबर बोल रहा है, ए 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल। तो जो इंडक्टर में एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन होता है ½ Li², जहाँ पे L क्या है? इंडक्टेंस है। तो इसको अगर सोल्व करें तो होगा 12 × 50 × 10⁻³ क्योंकि मिली हेनरी है और करंट है 4 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 60। जब इसे आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.4 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 27 नंबर है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। तो अगर कोई करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसका हम लोग डायरेक्शन लेंज लॉ से पता करते हैं। ठीक, ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ। तो हम लोग जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, √2mk/क्यूबी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद करके रखिए। 2mk, यहाँ पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइडेड बाय q इंटू बी। तो बोला है काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम होगा, तो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा सिर्फ √2m और नीचे पे चार्ज पे। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास को हम लोग mp मान रहे हैं और उसका चार्ज को qp मान रहे हैं। अब फिर ड्यूट्रॉन का बात किया तो ड्यूट्रॉन के लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ m। अब मास कितना होता है? तो मास इसका 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन का मास, और इसका चार्ज कितना रहेगा? तो चार्ज तो सेम ही रहता है। अब बात रहा अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल रेडियस के लिए क्या लिखेंगे? 2m। मास कितना रहता है? तो प्रोटॉन के 4 टाइम्स ऑफ मास के बराबर रहता है अल्फा पार्टिकल का मास। और चार्ज कितना रहता है? तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहता है। इन सबका रेशियो अगर हम निकालें तो क्या होगा? आप सब देख पा रहे हो, Q से Q कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से 2mp और यहाँ से 2mp और यहाँ से 2mp कैंसिल हो जा रहा है, और ये √4 बाहर बन के निकलेगा, यानी कि 1:√2 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है, तो 1:√2:1, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। 29 नंबर, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर। यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से निकल जा रहा है। तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इस तार की वजह से, इस तार की वजह से, ठीक है, इस तार की वजह से इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? dB इज इक्वल टू होता है μ0/4 I dl साइन थीटा बाई r² होता है ना। तो देख रहे हो आप सब कि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, इस तार के लिए भी और इस तार के लिए भी। तो इन दोनों तार की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक, अब बात रहा कि जो सेमी सर्कल है, यहाँ पे जो सेमी सर्कल दिख रहा है उसके वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप सबको याद हो, अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि किसी करंट कैरिंग लूप के वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो होता है μ0I/2r। और क्योंकि आधा सर्कल है तो इसको और आधा कर देंगे तो μ0I/4r हो जाएगा। अब μ0 का वैल्यू अगर रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो μ0/4 अगर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो μ0/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁻7 होता है। आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर में भी पाई के टर्म में दिया है। और रेडियस कितना है? तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 × 10⁻²। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 माइक्रो
5 माइक्रो पाई, ये वाला आएगा, ठीक है, 5 माइक्रो पाई टेस्ला, बी नंबर। 30 नंबर में, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी विल बी। तो आप सब देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना। अब ये करंट कितना रेजिस्टेंस से पास होगा, तो इस सर्किट में देख रहे हो 2 और 3 यानी कि 5 ओम से पास हो रहा है, और इधर भी जाएगा तो भी 5 ओम से पास हो रहा है, यानी कि ये दोनों करंट सेम होगा, और ये दोनों करंट कितना होगा, तो 2 एम्पियर है ना, तो इधर भी 1 एम्पियर बह जाएगा, इधर भी 1 एम्पियर बह जाएगा, ठीक, करंट। लेकिन हम लोग को करंट नहीं फाइंड करना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, वी ए माइनस वी बी करना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखते हैं वी डी माइनस वी ए, ये कितना होगा, आई इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह वी डी और वी बी लिखते हैं, यानी कि वी डी माइनस वी बी लिखते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 3 इंटू 1 यानी कि 3 वोल्ट। अब हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दें, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या होगा, तो वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि प्लस 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 1 वोल्ट आएगा। ऑप्शन बी होगा इसमें। 31, वाई इज द व्हीट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये नल मेथड पे काम करता है, इसीलिए बहुत एक्यूरेट रहता है, क्योंकि नल मेथड में क्या होता है कि जो भी सेल हम लोग यूज़ करते हैं उससे कोई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए नल मेथड सबसे एक्यूरेट है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। 32 नंबर है, हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद करोगे। देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी, ये जो होगा ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा, ए पोटेंशियल पे, और ये सेम वायर है तो ये पोटेंशियल भी ए पे ही होगा। अगर ये बी है तो ये वाला नोड जो है, ये वाला, ये भी बी पोटेंशियल पे होगा, और ये सेम तार है तो यहाँ भी बी पोटेंशियल पे होगा। अब देख पा रहे हो कि ये जो कैपेसिटेंस है ये ए और बी के बीच में है, ठीक है, और ये वाला जो पोटेंशियल है, सॉरी ये कैपेसिटर, ये भी ए और बी के बीच का है, और ये जो कैपेसिटर है ये भी ए और बी के बीच का है। तो ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 33 नंबर, बोला जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर दिया है CsCl का, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, जो कि अरेंज्ड है BCC कॉन्फ़िगरेशन में, जैसा कि दिखाया गया है पिक्चर में। तो हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना नेट फोर्स काम कर रहा होगा। तो आप सब देख पा रहे होगे कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक। इसी तरह से इसका अपोजिट साइड में भी अट्रैक्टिव होगा। इसके जितना भी 8 साइड है सब में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और सब एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री बन रहा है, आप सब देख पा रहे होगे। अब इसे समझना, जैसे अगर मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है और इधर भी माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये सब चार्ज सेम है तो ये दोनों फोर्स कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, तो ठीक। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ सब प्लस चार्ज है, 8 का 8। अब क्लोरीन पे सब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता रहेगा, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, दोनों कैंसिल आउट करके जीरो। इसी तरह सबको ऐड करेंगे वेक्टरली तो आंसर क्या आएगा, जीरो, कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स काम करेगा लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा क्लोरीन में, मतलब ये जो सेंटर पे जो ये क्लोरीन आयन है इस पे। 34 नंबर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस दोनों आपस में क्या रहता है, आपस में परपेंडिकुलर रहता है, तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री। When a magnet is moved with its north pole toward a closed coil,
द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज, ये बोल रहा है कि अगर एक कॉइल है, ठीक, और एक मैग्नेट को हम लोग ला रहे हैं सामने, ठीक, नॉर्थ पोल को सामने ला रहे हैं, तो ये कौन सा पोल होगा? ये भी नॉर्थ पोल जैसा ही एक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग लेंज लॉ में पढ़े हैं कि जो चीज़ ओपोज करने का यहाँ फिनोमेनन होता है। तो अगर नॉर्थ पोल को लाएंगे तो ये मैग्नेट पे एक रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब ये भी नॉर्थ पोल हो जाए। तो करंट कैसा होगा? तो करंट यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा। तो ऑप्शन ए होगा। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको सब ये समझ में आया हो, और अगर इसका सेट 2 का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप सब कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।